नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त ब्रजेश और आज लेकर के हाजिर हूं रवि रंजन गोस्वामी का कहानी संग्रह लुटेरों का टीला भाग 2। इसमें से पेश है कहानी भगोड़ा। और चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। अभी शक्ति का मन बंबई में रमा नहीं था। उसका मन बीहड़ में लौट जाने को करता था, किंतु पकड़े जाने के भय से वो वहां नहीं जाना चाहता था। एक दिन शक्ति लल्ला के डेरे पर अकेला था। उससे ममता याद आ गई। शक्ति ने मन ही मन कहा, वाकई मैं तो बहुत काम का आदमी है। मैं तो ने उसे ममता का भी पता ठिकाना बताया था। शक्ति ने ममता का फ़ोन नंबर और पता इतनी बार दोहराया था कि उसे याद हो गया था। ममता के लिए उसके दिल में एक ख़ास जगह थी और उसे विश्वास था ममता भी उसे मानती होगी। सच्ची मित्रता और प्रेम में स्वार्थ के लिए स्थान नहीं होता। इसलिए ये जानते हुए भी कि सरदार से अलग होकर ममता बीहड़ में नहीं रह पाएगी, उसे शक्ति से भी दूर जाना होगा। शक्ति ने जान की बाजी लगाकर ममता को सरदार के चंगुल से भागने में मदद की थी। उस संकट काल का पूरा घटनाक्रम सिनेमा की तरह उसकी आंखों के सामने से गुजर गया। ठंड के दिन थे। लुटेरों के टीले के बगल के गांव में डकैती डाल के दद्दा की गैंग पांडे और पुलिस से बचने के लिए शिवपुर की तरफ निकल गई थी। रात एक जंगल में बिताने का विचार बना। गिरोह के सदस्यों ने सरदार और ममता के लिए बांसों और चादरों की मदद से एक तंबू बना दिया। तंबू के पास एक अलाव जला दिया। दद्दा और ममता तंबू में सोने चले गए। बाकी लोगों ने टेंट से थोड़ा हटकर थोड़ी दूर पर 3-4 अलाव और जला दिया। ये अलाव ठंड से भी बचाने वाले थे और जंगली जानवरों से भी। फिर वे अपने कंबल और दरी लेकर यहाँ वहाँ पड़ रहे। चांदनी रात और अलाव उनकी उपस्थिति बता रहे थे, लेकिन कभी कभी थोड़ा खतरा तो मोल लेना पड़ता ही है। लगभग आधी रात को किसी महिला की चीखने रोने की आवाज़ ने पूरे गिरोह को जगा दिया। शीघ्र ही उन्हें समझ आ गया कि सरदार फिर आज ममता को पीट रहा है। उनमें से किसी में इतना साहस नहीं था कि जाकर सरदार से कुछ कहे। ये तो आए दिन की बात थी। थोड़ी देर में आवाज़ आनी बंद हो गई और सभी कंबलों में दबक कर सो गए। शक्ति की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। उसका मन कर रहा था उसी समय जाकर सरदार का टेंट हुआ दबा दे। शक्ति सिंह के कान सरदार के टेंट की ओर लगे थे। ममता की दबी घुटी सिसकियों की बहुत धीमी आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी। उससे रहा नहीं गया। वो धीरे से उठा। उसने आदतन बंदूक अपने कंधे पर लटकाई और आहिस्ता से आवाज़ की दिशा में गया। उसने ममता को सरदार के टेंट से थोड़ा आगे एक पेड़ के तने से रस्सियों में बंधा पाया। वो ठंड से कपकपा रही थी। शक्ति सिंह ने तुरंत उसके बंधन खोल दिए। उसने उसका हाथ पकड़ा और चलने का इशारा किया। जब शक्ति को लगा वे इतने दूर पहुंच गए थे जहां से उनकी फुसफुसाहट सरदार के टेंट तक पहुंचने की संभावना ना के बराबर थी, वो रुक गया। उसके साथ ममता भी रुक गई। शक्ति सिंह ने पूछा, क्या हुआ? ममता ने घृणापूर्वक कहा, जंगली जानवर है, उससे मारपीट के लिए कोई कारण थोड़ी चाहिए। शक्ति सिंह ने आगे कारण नहीं पूछा। ममता ने शक्ति से कहा, शक्ति तू अगर साथ दे तो मैं कभी सरदार के पास वापस न जाऊं। शक्ति ने पूछा, मैं क्या कर सकता हूं? ममता ने कहा, मुझसे ब्याह कर ले। शक्ति बोला, सरदार दोनों को जान से मार देगा। ममता ने कहा, अब तो मर जाऊंगी लेकिन वापस ना जाऊंगी। शक्ति बोला, फिर तू मुझे जंगल के बाहर पहुंचा दे। रात में अगर सरदार की आंख खुली वो मुझे जरूर देखेगा और मुझे ना पाकर पूरे गिरोह को मेरी तलाश में दौड़ाएगा। ममता ने कहा। शक्ति ने अपनी कलाई घड़ी की ओर गौर से देखा। लगभग 2 बज रहे थे। शक्ति सिंह ने कहा, जंगल तो मैं पार करा दूंगा, लेकिन आगे क्या करोगे? ममता बोली, वो बाद में सोचूंगी। जहां भी जाऊंगी इस नरक से अच्छी जगह होगी। शक्ति ने कहा, चल। वो दबे पांव आहिस्ता एक दिशा में आगे बढ़ा। ममता ने उसका अनुसरण किया। लगभग 100 कदम चलने के बाद शक्ति ने चाल तेज कर दी और ममता से भी तेज चलने को कहा। शक्ति सिंह एक बार पहले इस इलाके से गुजर चुका था, अतः उसे कुछ रास्ते याद थे। लगभग 3 घंटे लगातार चलने के बाद वे जंगल से बाहर एक सड़क पर निकल आए। शक्ति को जगह का नाम याद नहीं था, लेकिन इतना याद था उस पर बस चलती है जो सवाई माधोपुर पहुंचाती है। शक्ति ने यह बात ममता को बताई तो वो खुश हो गई। हाँ, वहाँ तो मेरी एक मौसी रहती है, वो खुश होकर बोली। ये जानकर शक्ति भी खुश हुआ। उनकी किस्मत से एक ट्रैक्टर वहाँ से निकला।
शक्ति ने उसे रोककर पूछा तो पता चला वो उसी दिशा में जा रहा था। शक्ति ने ट्रैक्टर चालक से उन दोनों को पीछे ट्रॉली में बैठाकर माधोपुर तक ले चलने की प्रार्थना की तो वो मान गया। बस 1 घंटे बाद आने वाली थी। वे ट्रैक्टर में बैठकर जल्दी चलती है। शक्ति ममता को माधोपुर छोड़कर लुटेरों का टीला गांव लौट गया और दद्दा से बचने के लिए पांडे जी की शरण ली और उसके बाद कैलाश की सरदारी में गिरोह में काम करता रहा। ममता बम्बई कैसे पहुंची और फिल्मों में काम कैसे मिला, क्या काम करती थी, उसे कुछ नहीं पता था। शक्ति सिंह खाली था, थोड़ी उबन हो रही थी। अब दद्दा का भय भी नहीं था। उसकी ममता से मिलने की इच्छा बलवती हो गई थी। उसने एक कागज के टुकड़े पर लल्ला के लिए संदेश लिख दिया, मैं ममता से मिलने जा रहा हूँ। कागज का टुकड़ा उसने पलंग पर तकिया के नीचे इस तरह दबा दिया कि उसका थोड़ा हिस्सा बाहर दिखता रहे। उसने खोली को ताला लगाया और चाबी पड़ोसी को दे दी। आवश्यक होने पर लल्ला ने चाबी उस पड़ोसी को देने के लिए कहा था। शक्ति चौल के अहाते से बाहर निकला, एक ऑटो किया और विरार में ममता के पते पर चल दिया। ऑटो में बैठने के बाद उसे विचार आया, अच्छा होगा अगर वो फ़ोन करके पूछ ले कि ममता घर पर है या नहीं। उस दिन शुक्रवार था और उसके दिमाग में न जाने कहाँ से ये सूचना दर्ज हो गई थी कि ममता शुक्रवार को छुट्टी मनाती थी। उसे ये भी याद नहीं था किसने कब ये बात उससे कही थी। शक्ति को ये याद था कि ममता जब गिरोह के साथ थी तब वो शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत रहती थी। शक्ति सिंह ने ऑटो चालक से कहा, एक ज़रूरी फ़ोन करना है, 2 मिनट किसी पीसीओ पर रुकना। ऑटो वाले ने तुरंत ऑटो रिक्शा सड़क के बाईं ओर ले जाकर रोक दिया। उसने बाईं ओर इशारा किया जहां वहां पब्लिक टेलीफोन बूथ था। उसमें 1 रुपये का सिक्का डाल के बात की जाती थी। शक्ति ने जेब से निकाल कर सिक्का डाला और ममता का नंबर लगाया। दूसरी तरफ से ममता की आवाज़ आई, हेलो। शक्ति की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। उसने कहा, ममता बोल रही हैं क्या? ममता भी शक्ति की आवाज़ पहचान गए थे। उसने पूछा, कौन? शक्ति बोल रहे हो क्या? ममता बोली, अरे इतने दिनों बाद कहाँ से बोल रहे? शक्ति सिंह ने कहा, मैं बम्बई में ही हूँ और तुमसे मिलने आ रहा हूँ। ममता ने कहा, आ जाओ। शक्ति सिंह ने कहा, ठीक है, मैं 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा। ममता ने कहा, ठीक है। शक्ति ने फ़ोन रख दिया और वापस ऑटो रिक्शा में बैठ गया। ऑटो वाले ने ऑटो स्टार्ट किया और चल दिया। लगभग 1.25 घंटे में वे विरार में ममता के घर पहुंच गए। शक्ति ने ऑटो वाले को पैसे दिए, वो चला गया। ममता का निवास शाइना बिल्डिंग में 1-2 कमरे का फ्लैट था जो नीचे ही था। फ्लैट नंबर 9 था। शक्ति ने फ्लैट के दरवाजे पर जाकर घंटी बजाई। तुरंत दरवाज़ा खुला। एक साड़ी में सजी संवरी सुंदर नवयुवती ने दरवाज़ा खोला। शक्ति को लगा वो गलत जगह पहुंच गया है। नवयुवती उसके ठगे से भाव देखकर बोली, क्या हुआ शक्ति, अंदर आओ। ममता की आवाज़ सुनकर शक्ति आश्वस्त हुआ। वो हंसता हुआ अंदर घुसा और बोला, एक क्षण को मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया था, तुम पहले से बहुत बदल गई हो। ममता हंसते हुए बोली, अच्छा। फिर उसने नज़र भर के शक्ति को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोली, बदल तो तुम भी गए हो। शक्ति कुछ कहता इसके पहले ही वो बोली, सब बातें क्या खड़े खड़े ही करोगे, आओ बैठो। ममता ने शक्ति को सोफे पर बैठा के अंदर चली गई। शक्ति ने कमरे में सब तरफ नजर डाली। कमरा हल्के पीले रंग से पुता था। खिड़कियों और दरवाजों पर कत्थई रंग के झीने पर्दे लगे थे। दीवारों पर गणेश और दुर्गा जी की फोटो वाले कैलेंडर टंगे थे। शक्ति के दिमाग में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। उसने उसे जंगल से ले जाकर माधोपुर में छोड़ दिया था, उसके बाद क्या हुआ था, वो बंबई कैसे पहुंची, क्या काम करती है, इत्यादि। थोड़ी देर में ममता एक प्लेट में कुछ मीठा और एक गिलास में पानी लेकर आई। ये चीजें उसने शक्ति के सामने टेबल पर रख दी। वो स्वयं बगल वाले सोफे पर बैठकर बोली, पहले कुछ मीठा खाकर पानी पी लो। शक्ति ने देखा प्लेट में बर्फी और लड्डू के साथ गुड़ भी था। उसके मुंह से निकला, अरे वाह, गुड़ भी है। उसने गुड़ खाकर पानी पिया और फिर ममता से पूछा, माधोपुर से बम्बई कैसे पहुंची? ममता ने कहा, पहले खाना खा लो। शक्ति ने कहा, मैं खाना खाकर आया हूँ, तुमने नहीं खाया हो तो खा लो। ममता ने कहा, मैंने तुम्हारा फ़ोन आने के पहले ही खा लिया था। शक्ति बोला, मैं तुम्हें माधोपुर छोड़कर चला गया था, उसके बाद क्या हुआ? ममता थोड़ी देर विचारती रही, फिर बोली, थोड़े दिन तो मैं अपनी मौसी के घर में चिपके बैठी रही, फिर एक दिन उकता कर घर से बाहर निकल गई।
गली में निकली तो देखा बहुत बड़ी संख्या में लोग, लुगाई, बच्चे बस्ती के बाहर की तरफ चले जा रहे थे। पूछा तो पता चला कि किसी फिल्म की शूटिंग चल रही थी। मैं भी लोगों में शामिल होकर शूटिंग वाली जगह पहुंच गई। मैंने जानबूझकर धोती पहनी थी और हल्का सा घूंघट भी निकाला हुआ था ताकि कोई पहचान न सके। तुम्हें तो मालूम ही है मुझे फिल्मों का कितना शौक रहा है। शक्ति सिंह ने हुंका भरा। ममता फिर बताने लगी। मैं भीड़ में से रास्ता बनाकर सबसे आगे पहुंचकर खड़ी हो गई। बम्बई की कोई कंपनी पुराने डकैत मान सिंह पर फिल्म बना रहे थे। सीन था कि एक देवी के मंदिर में मान सिंह दर्शन करने जाता है। वहां एक साध्वी एक भजन कविता के रूप में गा रही थी। बम्बई की एक एक्टर वो रोल कर रही थी। उससे वो कविता पढ़ी ना जाती थी। जैसे ही वो पढ़ना शुरू करती लोग हंसने लगते, कभी वो खुद हंसने लगती। हंसने की बात भी थी। वो कविता ऐसे पढ़ रही थी जैसे कोई अंग्रेज में हिंदी में पढ़ रही हो। सेट के काफ़ी नज़दीक थी। जब उसने अगली बार कविता पढ़ी मैं भी ज़ोर से हंस पड़ी। अब की उस लड़की की नज़र मुझसे मिल गई। उसने मुझे अपने पास आने का इशारा किया। मैं सहम गई, लेकिन अगल बगल बैठी लड़कियों ने ज़बरदस्ती मुझे खड़ा कर दिया। डायरेक्टर ने उस लड़की से बात की और फिर मेरे पास आया और बोला, आ जाओ, डरने जैसी कोई बात नहीं। मैंने मन में सोचा, डरती मैं तुम्हारे बाप से नहीं हूँ, लेकिन दद्दा डकैत का खौफ मुझे अवश्य था। मैं उस एक्ट्रेस के पास गई। उसने पूछा, तुम हिंदी पढ़ना जानती हो? मैंने कहा हाँ। उसने कागज़ पर लिखी वो बुंदेलखंडी कविता की पंक्तियाँ मुझे पकड़ा दी और माइक भी दिलवा दिया। शायद वो चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी आवाज़ सुन सकें और अगर मैं उसकी तरह ना गा सकूं तो मेरी भरपूर खिल्ली उड़े। किस्मत की बात ये थी वो कविता मुझे कंठाग्र थी। फिर भी मैंने कागज़ एक बार मन में पढ़ा और फिर माइक में उसको अच्छे से पढ़ दिया। ममता एक क्षण शक्ति की प्रतिक्रिया देखने के लिए रुकी। शक्ति ने पूछा, फिर क्या हुआ? कौन सी कविता थी? ममता बोली, तुम तो पांडे जी के साथ रहे हो। वे मंदिर में कभी कभी ये कविता सस्वर सुनाते थे, ऐसा मैंने सुना था। शक्ति ने कहा, सुनाओ। ममता ने सुनाया, खोए देत हो जीवन बिना काम के, भजन करो कछु राम के, जीवन देह जरा ना रुकती, चाहो अंत समय में मुक्ति, ऐसी करो जतन से जुक्ति, ध्यान करियो सवेरे ना तो शाम के। शक्ति ने कहा, यह गुण तो मेरे सामने आज उजागर हुआ। तुम कविता जानती हो और पढ़ भी लेती हो। ममता मुस्कुराई और बोली, पर मेरी जान तो इससे आफत में आ गई थी। शक्ति ने पूछा, कैसे? ममता बोली, डायरेक्टर और हीरोइन तो खुश हो गए, मुझे 100 रुपये दिए और कहा शूटिंग देखने रोज़ आया करो। ममता ने बात आगे बढ़ाई। मैं लौटकर अपनी जगह आई तो उस राक्षस दद्दा के 2 हरामी कुत्ते बल्ली और कालू वहाँ मौजूद थे। बल्ली ने मुझे उठाकर कंधे पर डाला और कालू ने अपनी दुनाली बंदूक से हवा में फायर करके सबको भयभीत किया और दोनों मुझे वहाँ से ले जाने लगे। मैंने शोर मचाया। शूटिंग के चलते पुलिस वहाँ मौजूद थी। उन्होंने अपनी जीप थोड़ा पेड़ और गुड़हल के झाड़ों के पीछे छुपाकर खड़ी की हुई थी। मेरी चीख सुनकर वो बाहर निकल आए और आसानी से उन्हें घेर कर पकड़ लिया और मुझे आज़ाद कराया। अपनी आप बीती सुनाने के बीच में ममता को अतिथि सत्कार की याद आ गई। उसने शक्ति सिंह से पूछा, चाय पियोगे? शक्ति सिंह कुछ कहता, उसके पूर्व ही वो उठकर रसोई में चली गई। तभी शक्ति को लगा जैसे बारिश शुरू हो गई हो। उसने उठकर दरवाज़ा खोलकर देखा तो वास्तव में बारिश हो रही थी। वो वापस अपनी जगह पर बैठ गया। फ्लैट जैसे मकानों में घड़ी ना हो तो समय का पता ही नहीं चलता। उसने अपनी कलाई घड़ी पर नज़र डाली। 3 बजे थे। बाहर बारिश और तेज़ हो गई थी। थोड़ी देर में ममता चाय और नमकीन ले आई और मेज़ पर रख दिया। उसने शक्ति से कहा, लो चाय पियो। दोनों चाय पीते पीते बातें करने लगे। ममता ने कहा, बाहर तेज़ बारिश हो रही है? शक्ति बोला, हाँ। ममता ने कहा, अब तो तुम रात का खाना खा के जाना। शक्ति बोला, नहीं, मैं शाम को निकल जाऊंगा। बारिश हो रही है, नया शहर है, कहीं रास्ता ना भटक जाऊं। ममता हंसी और बोली, पेड़ और जंगल में जिसको रास्ते याद रहते हैं वो शहर में कैसे रास्ता भूल सकता है? शक्ति बोला, फिर भी रात तक बारिश चलती रही तो? ममता ने बेझिझक कहा, तो यहीं सो जाना। ये बात सुनकर ममता के अपनेपन से शक्ति अभिभूत हो गया। उसने कहा, रहने दो, लोग बातें बनाने लगे और तुम्हें कोई दिक्कत हुई तो? ममता ने कहा, यह बम्बई है, यहाँ कोई कुछ नहीं कहता, सब अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहते हैं। ममता की कहानी अभी अधूरी थी। शक्ति ने कहा, दद्दा के आदमियों से पुलिस ने तुम्हें छुड़ा लिया था, उसके बाद क्या हुआ था? ममता ने कहा, घटना सबके सामने हुई थी, सब सख्ते में थे,
मैंने घूंघट और लंबा कर लिया था। फिल्म की हीरोइन को दया आई, वो मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़कर अपनी बस के अंदर ले गई। ऐसी बस मैंने जीवन में पहली बार देखी थी। अंदर एक छोटे शानदार घर की तरह थी वो बस। उसने मुझे एक गिलास ठंडा पानी पीने को दिया और सारा मामला पूछा। उसकी सच्ची सहानुभूति महसूस कर मैंने अपनी ज़िंदगी की पूरी राम कहानी उसे सुना दी। उसने डायरेक्टर से बात की और मुझसे बोली, यहाँ तो तुम्हारी जान को ख़तरा है, तुम चाहो तो हमारे साथ बम्बई चल सकती हो। मुझे उसकी आंखों में सच्चाई नजर आई। मैंने मौसी से साथ चलने को कहा, लेकिन वो तैयार नहीं हुई। उस इलाके में रहती तो वो जालिम सरदार कभी न कभी मुझे पकड़वा ही लेता, फिर या तो कत्ल करा देता या अपने गुलाम बना के रखता। इस सब विचार कर मैं माला जी और दादा के साथ बम्बई आ गई। शक्ति ने पूछा, ये लोग कौन थे? ममता ने पूछा, कौन लोग? शक्ति बोला, माला और दादा। ममता ने कहा, माला उस हीरोइन का नाम है और दादा वो डायरेक्टर है जिनके साथ मैं बम्बई आई थी। मेरे लिए तो ये किसी देवदूत से कम नहीं है। माला को मैं माला दीदी कहती हूँ और दादा को सभी दादा कहते हैं। और मैं भी। शक्ति गौर से सुन रहा था, उसकी जिज्ञासा भी शांत नहीं हुई थी। उसने पुनः प्रश्न किया, तुम काम क्या करती हो? बम्बई आकर पहले माला दीदी ने मुझे अपने घर पर रखा था। उन्होंने मुझे डबिंग करना सिखाई। जिस फिल्म की शूटिंग माधोपुर के पास हुई थी उसकी डबिंग 5 महीने चली। अपनी बात बीच में रोककर ममता ने शक्ति से पूछा, तुम डबिंग माने समझते हो ना? शक्ति ने साफ कहा, नहीं। ममता बोली, ऐसे समझो कि फिल्म के माला दीदी के डायलॉग मेरी आवाज़ में टेप करके फिल्म में ऐसे जमा देंगे कि माला दीदी ने बोला है। उस फिल्म में माला दीदी के द्वारा देहाती बोली में बोली गई सारी बातें मुझसे बुलवाई गई हैं और इस काम के मुझे 500 से 1000 रुपये रोज देते थे। शक्ति हंस पड़ा। ममता आश्चर्य से उसे देखने लगी। शक्ति चुप हुआ और बोला, मुझे ये सोचकर हंसी आई कि अंग्रेजी पढ़े आजकल मारे मारे फिरे, तेरी देहाती बोली ने तुझको चमका दिया। ममता भी हंसी। सब पीताम्बरा माई की कृपा है। बाहर बारिश थम गई थी। शक्ति ने घड़ी देखी, शाम 5 बजने को थे। ममता समझ गई वो जाने का मन बना रहा है। वो थोड़ी देर और उसे रोकना चाहती थी। बम्बई में कुछ घूमा? क्या क्या देखा? उसने प्रश्न किया। शक्ति बोला, अभी तो लल्ला के कुछ अड्डे देखे, गलियां देखी। ममता बोली, तुम पुलिस से बच के क्यों भागे थे? कैलाश ने पूरे गिरोह के साथ समर्पण कर दिया था, मैं बंद नहीं होना चाहता था। शक्ति ने जवाब दिया। तुम बंद क्यों होते? ममता ने सवाल किया। शक्ति ने कहा, अरे भाई, गिरोह के साथ डकैतियों में मैं भी तो शामिल था। ममता बोली, लल्ला के साथ रहने में और वसूली के धंधे में क्या पुलिस नहीं पकड़ेगी? शक्ति थोड़ा गंभीर हो गया और बोला, बात तो तू सही कहती है, लेकिन और कुछ आता भी तो नहीं। ममता ने समझाया, सीखना चाहोगे तो सीख जाओगे। तुम मुझसे 1 आध ही साल बड़े होगे। अभी हम लोग इतने बूढ़े तो नहीं हो गए कि कुछ नया सीख ना सकें और कुछ नया कर ना सकें। कहते हुए ममता भावुक हो गई। उसने शक्ति का हाथ पकड़कर कहा, तुम एक भले इंसान हो, तभी तो तुमने अपनी जान खतरे में डालकर मुझे बचाया था। मेरी मानो तो तुम लल्ला से व्यवहार बनाए रहो, लेकिन उसकी लाइन न पकड़ना। चाहे तो मेरे पास आ जाओ, साथ में नहीं तो आसपास कोई कमरा दिला देंगे। माला दीदी से और दादा से बात करके तुम्हारे लिए कोई काम भी खोज लेंगे। ममता के स्पर्श से शक्ति के बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई। वो ममता को चाहता तो था, लेकिन ममता चांद की तरह लगती थी, जो दिखता तो था लेकिन हाथ बढ़ाकर छुआ नहीं जा सकता था। ये बात उसके ख्याल में तब भी रहती थी और अभी भी थी कि आखिर वो किसी की बेहता है। ममता का उसके प्रति आकर्षण शक्ति से छुपा नहीं था। शक्ति को चुप बैठे देखकर उसने पूछा, क्या सोचने लगे? शक्ति बोला, कुछ खास नहीं, वैसे तेरी बातों में दम है। अपराधी के सिर पर तो कानून की तलवार हमेशा ही लटकी रहती है। निश्चिंत जिंदगी एक शराबत की जिंदगी भी हो सकती है। ममता बोली, तो कल सुबह 8 बजे तुम यहीं आ जाओ। यहाँ से वो फिल्म स्टूडियो पास में है जहाँ माला और दादा मिलेंगे। शक्ति उठ खड़ा हुआ और बोला, ठीक है ममता, अभी मैं चलता हूँ, फिर सुबह आना भी तो है। दोनों के चेहरे प्रसन्नता से खिल गए। अब खुशी खुशी ममता ने शक्ति को विदाई दी और पुनः उसके आने का इंतज़ार आरंभ कर दिया। और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में। तो मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।